देखो पिछले बार जो सीयूईटी के एग्जाम हुए थे 2 शिफ्ट में हुए थे, ठीक है ना। उसमें क्या था, जैसे एक तो एग्जाम जो हुआ था, अच्छा तो ये मुझे जैसे ये आप देख रहे होंगे ना, ये 11 जून वाला एग्जाम का पेपर है जो 11 जून को हुआ था, मतलब 2 हुआ था, 8 जून को और 11 जून को, 2 मतलब स्टैटिस्टिक्स के 2 पेपर हुए। हमारे पास 2 पीवाईक्यू है 2023 सीयूईटी का। तो ये 11 जून वाला है, पहले इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें पिछले साल ना देखो 120 मिनट का है, मतलब एक्चुअली 2 घंटे का था, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन आपके वो भी थे और टोटल मार्क्स कितने थे 400, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन था तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो अब आपके पास क्या है, टोटल 75 क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से 75 इंटू 4 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। और ड्यूरेशन 2 घंटे 120 मिनट है, तो अब आपके पास 1 घंटे 45 मिनट है, तो 120 मिनट नहीं है, 15 मिनट हटा दिए 105 मिनट है आपके पास है। तो ये है हमारे पास, ठीक है जी। तो जैसे पार्ट ए जो था ना इसमें, अच्छा ये तो डिस्क्रिप्शन, ये मैं ड्राइव से ओपन किया, आपने देखा कैसे ओपन किया, सेम आपका लिंक उसमें है। अब जाकर ड्राइव में जाके एक फोल्डर का नाम है CUET PYQ, उसमें जाके आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें पहले ये सब है ना, ये पहले 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो अब आपके एग्जाम में ये पहले आते थे, मतलब पिछले साल आए थे। और उससे सीयूईटी एक्चुअली लास्ट 2 साल से ही हो रहा है, उससे पहले जितने यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करती थी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होता था, DUET नाम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, BHU का अलग एंट्रेंस होता था, SCU का अलग एंट्रेंस होता था। तो ये सीयूईटी लास्ट 2 साल से ही हो रहा है, ठीक है ना। और मतलब ये 3rd ईयर है समझो सीयूईटी का। उससे भी पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली बार पिछले साल पार्टिसिपेट किया था, उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग टेस्ट था, तो ऐसा था। अब सीयूईटी में सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक साथ आ गए हैं, पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस था, तो उसके अलग अलग पेपर्स हैं। तो ये पहले 25 क्वेश्चन आपको इग्नोर करने हैं पीवाईक्यू के, जो आपके एग्जाम में अभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधा सब्जेक्ट वाले पे चलते हैं। हाँ तो 14th, ट्वेंटी थ्री 24 25 25 24 24 क्या चल रहा है, 2, अच्छा 2 लैंग्वेज में ना इसीलिए। चलिए तो यहां से आया पार्ट बी, तो हमें सॉल्व करना है पार्ट बी, ठीक है। तो ये पार्ट बी है। अब बताओ कैसे करना है, मैं एक एक क्वेश्चन शुरू में ही सॉल्व करूं या पहले हिंट दूं, आप सॉल्व करके आओगे फिर डाउट बताऊं, क्या चाहते हो। मतलब एक तरीका ये है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं, प्रॉपर सॉल्यूशन लिख दूं हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ही। दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले हिंट दूं आपको कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, लिखूंगा नहीं, बस बताऊंगा, जैसे जैम में मैंने किया था या गेट में किया था इस साल गेट के पीवाईक्यू डिस्कशन में। फिर आप ट्राई करके आओ कल, फिर मुझसे डाउट डिस्कस करो, क्या चाहते हो। हिंट कर दीजिए। फिर जैसे अभी मैं हिंट देके फिर आप घर पे दो, मैं फिर से कह रहा हूं सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो खुद मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग सब पढ़ रहा है कहीं ना कहीं, जो नहीं कर रहा वो चोरी चुप के कहीं ना कहीं से वीडियो देख रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है ना। तो ऐसा है, मतलब एटलीस्ट सारे नहीं तो 30-40% बच्चे हैं जो सीरियस हैं, ये चीज है। जो फॉर्म भरते हैं उसमें 50% बच्चे तो हैं जो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते हैं। तो आप जितना मेहनत करोगे रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा, हम तो सबको हेल्प कर रहे हैं, ये चीजें हैं। जैसे सीयूईटी में अराउंड मेरे पास 150 बच्चे हो गए अभी सब मिला के, है ना। तो मतलब जो पिछले साल वो वाले भी मिला के, तो इसमें अब सबका सेम रैंक थोड़ी आएगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा अच्छा रैंक आएगा, जो कम मेहनत करेगा उसके कम मार्क्स आएंगे। तो आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपको सीखने पे फोकस करना है। मैं हर बार ये कहता हूँ सीखने पे फोकस करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो, एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो, कि क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व कर पाओ, आंसर तक पहुंच पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए, बीच में फंस गए, छोड़ दिए, टाइम वेस्ट और आंसर भी नहीं आया,
तो ये दिक्कत, आंसर तक पहुंचने उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं हर क्वेश्चन का आपको हिंट देता हूं, आप ट्राई करके आओ, कल ट्राई करके मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो घर पे, फिर कल जब क्लास होगी सेम टाइम पे तो आप मुझसे डाउट पूछना, फिर वो क्वेश्चन मैं प्रॉपर सॉल्व कर दूंगा। ये कर सकते हैं, और डाउट पूछने की आजादी, आप कोई भी क्वेश्चन ऑनेस्टली अगर आपसे एक भी नहीं हो रहा है तो आप बोलो ऑनेस्टली कि मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, फिर मैं सारे सॉल्व करूंगा, है ना, ये चीज है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा ना, ये चीजें हैं। चलिए, और हालांकि इस तरह के बच्चों को थोड़ा डांट भी पड़ेगी, लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानना, आपको सीखना है। तो वैसा है थोड़ा, है ना, वो मेरा वैसा होता है, मतलब मेरा वर्ड्स थोड़े रूड होते हैं कई बार, तो उसको बुरा नहीं मानना आपको। आपको सीखना है तो थोड़े बहुत झेलना पड़ेगा, ये चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 1 to 25 हो गया, 1 to 25 नहीं करना है आपको, अपडेट ज्वाइन किया। वो तो वो क्वेश्चन था। हाँ, चैट में लिख रहे हैं सर लास्ट फेज से कॉलेज एग्जाम है। अच्छा, हाँ, तो आप मैनेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, यू कैन नेवर वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम कब आएगा? जब आप मरोगे, बस उसके बाद कोई टाइम, जब तक जिंदा हो तब तक कभी राइट टाइम नहीं आएगा। तो जो टाइम है उसी को बेस्ट यूज करो, यही पॉसिबिलिटी है। ऐसा राइट टाइम का वेट कभी नहीं कर सकते लाइफ में, तो कभी राइट टाइम नहीं आएगा। तो जो टाइम है उसी का बेस्ट यूटिलाइज करो। सबके पास चैलेंजेस हैं, है ना, सबके पास प्रॉब्लम है अपने अपने टाइप का, अपने अपने तरीके का, है ना। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास प्रॉब्लम, सबके पास प्रॉब्लम, मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम लाइफ के हैं, सबके पास है ना। जो शेयर नहीं करता कोई बताता नहीं है ना, हर कोई फेस कर रहा है कहीं ना कहीं चैलेंजेस डिफरेंट टाइप्स के। तो वो उसी में आपको बेस्ट यूज करना है टाइम का, जो बेस्ट यूज करता है वो आगे बढ़ता है ना। बहुत समझना है ना आपको। जैसे अभी मैं ही देखो, मैं पिछले 13-14 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10वीं के बाद से ही मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो ऐसे कर करके मैनेज कर करके समाओ, कई बार पढ़ाई में फेल हुए, कई बार टीचिंग में फेल हुए, ऐसे करके समाओ यहाँ तक पहुंच गए ना। तो वही चीज, अब मैं एक्सक्यूजेस देता कि मेरे पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, पे नहीं कर सकते, मैं क्या करूंगा, फिर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, ये मजदूरी करता मैं। तो यही चीज है, आपके जितने भी चैलेंजेस है उसको फेस करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार जीत तो लगी रहेगी लाइफ में ना, वो तो हारना कोई बात नहीं, हार जीत तो लाइफ का पार्ट है, बस आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है, ये चीजें। ठीक है, देख ओके। तो क्या कह रहा है ये? तो 1 to 25 आपको इग्नोर करने हैं, क्योंकि वो एप्टीट्यूड और वो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस बार नहीं है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा इसमें, तो आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन ही आएगा। तो जो PYQ में 2023 के 2 पेपर हैं, हम लोग अभी 11 जून वाला डिस्कस कर रहे हैं, अगली क्लास जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 8 जून वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप लोग? देखो, द इनफाइनाइट सीरीज समेशन 1/n⁻² + 3 डेल्टा और n⁻⁻1 - 7 डेल्टा, यही है ना, is convergent if delta lies in the interval। तो सिंपल पी टेस्ट का क्वेश्चन है। अब जो लोग क्वेश्चन एक बार भेज दीजिए, पेपर कोई भेज दो, ड्राइव में है, देखो किसके पास भेजा था मैंने पहले भी एक बार, ग्रुप में कोई भेज दो जिनके पास है। सो ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू चेक, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हो, जो बच्चे पेड वाले हैं, तो चेक करो, उसमें ड्राइव का लिंक है, आप वहां क्लिक करोगे तो आपको उसका आएगा। तो उसमें CUET PYQ नाम से फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे। देखो ग्रुप में कोई भेजो, मैंने पहले ही भेज रखा है, बस फॉरवर्ड कर दो CUET वाले बैच में। देखो आ गया, चेक करो। तो लेकिन आप ओपन कर सकते हो अपने फोन में या लैपटॉप में। लैपटॉप पे क्वेश्चन जो मैं यहाँ दिख रहा है वही आपको 11 जून वाला ओपन करो, मैंने 11 जून वाला ओपन कर रखा है, ये तो 26 नंबर है ना, देख लो एक बार। मुझे लग रहा है ये इस पे 11 जून लिखा है, लेकिन फोल्डर का नाम मैंने उल्टा लिख दिया है क्या, जो ग्रुप में आया है। 11 जून वाले पे क्या लिखा है, 11 जून ही है। ठीक है, ये देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 26, आप ढूंढ पा रहे हो? दोनों में 11 जून ही लिखा है, ऐसे कैसे? ओह अच्छा,
क्रिएशन, ओके ओके। तो ये जो दूसरा फोल्डर है लास्ट वाला जिसमें 90 पेज है, इसमें कितने पेज है? इसमें 90, अच्छा 90 पेज वाला है। जो ग्रुप में अभी आया ना आपके क्वेश्चंस, उसमें जो सबसे बॉटम वाला है वो है पेपर जो 90 पेज है जिसमें, ठीक है, वो वाला है। चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। 90 पेज वाला देखो। देखो समझ आ रहा है? आप क्या करोगे बताओ? तुम लोग जानते हो पी टेस्ट समेशन 1 बाई एन की पावर p इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होता है? Less than one. Less- Greater than 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, है ना? तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यही करना है, इसको अलग अलग ब्रेक कर लो। दिस तो यहां से देखना है दिस क्वांटिटी आपको क्या करना है, कन्वर्जेंट होने चाहिए। तो कन्वर्जेंट कब होगी सोचो? तो ऐसा क्या नंबर रहेगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा? तो वैसे समझ ना आया तो बीच का एक नंबर उठाओ और चेक कर लो, भी कर सकते हो। क्वेश्चन करने के कई सारे टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक आएगा जब आप ट्राई करोगे। जैसे इस बीच का एक नंबर उठाओ, पुट कर लो यहाँ पे डेल्टा। इस बीच का एक नंबर उठाओ, डेल्टा पुट कर लो। इस बीच का एक डेल्टा उठाओ, पुट करके देख लो। इस बीच का डेल्टा उठाओ, पुट करके देख लो। जो भी सुटेबल नंबर दिखे वैसे दिख जाएगा आपको, डिस्कार्ड हो जाएंगे ऑप्शंस। नहीं तो वैसे, सेकंड ऑप्शन होगा। नहीं तो वैसे सोचो, -2/7। ठीक है ना? या फॉरवर्ड सोच सकते हो आप, दोनों तरीके से सोच सकते हो। आपको देखना है कि so this quantity should be more than 1, this quantity should be more than 1, both should be more than 1। तो कर दो, उससे एक इनइक्वालिटी आ जाएगी। ये हिंट दे रहा हूं आपको, ट्राई करके आना है। कल नहीं समझ आएगा तो अगली क्लास में, मतलब जो डाउट लूंगा मैं, तो मैं प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये अभी मैं हिंट दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है। सीखना है तो आपको कोशिश करना होगा। तो ये ठीक है, समझ आया? क्या करना, पी टेस्ट लगाना है। अब पी टेस्ट को नहीं पता हो, गूगल करो या बुक खोलो या नोट्स खोलो या यूट्यूब पे जाओ, चेक करो पी टेस्ट ऑफ सीरीज क्या होती है, उसको यूज करो इसमें। ये चीजें तो पहले तो आपको पीछे का स्टोरी पता होना चाहिए कि अब मैं बोला पी टेस्ट यूज करो, तो पी टेस्ट एक थ्योरम है। तो ये थ्योरम जिसको पता होगा वो यूज कर पाएगा, जिसको पता ही नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको, है ना, क्या यूज करना है? तो पहले पी टेस्ट जिनको पता है डायरेक्टली यूज कर लो, पी टेस्ट से हो जाएगा। चलो इस पे देखो तो, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये 27, चलो 27 ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो कि सपोज m is more than 1, n is more than 1 are two positive integers and the positive term series। और नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आना, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप नेक्स्ट क्लास तक, आज रात को बैठ के या कल दिन में बैठ के इसको कंप्लीट करके आना। ट्राई 75 क्वेश्चन है टोटल इसमें, जो आपको करने हैं। एप्टीट्यूड छोड़ देना शुरू वाले, और ट्राई करके आना, फिर डाउट डिस्कस करेंगे। तो m more than 1, n more than 1 are two positive integers। तो m n दो पॉजिटिव इंटीजर है। द पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन un समेशन vn आर सच दैट कि un अपॉन un प्लस 1 मोर देन इक्वल टू vn अपॉन vn प्लस 1। तो पूछ क्या रहा है, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ। अब देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो थ्योरम डायरेक्टली आ गया है, ये थ्योरेटिकल है। तो इस तरह क्वेश्चन का प्रूफ नहीं करना आपको एग्जाम में। यू टेक सच एग्जांपल, एक एग्जांपल लो और उससे आप डिस्कार्ड कर सकते हो। तो आप ऐसे एग्जांपल सेलेक्ट कर सकते हो जहां पे un अपॉन un प्लस 1 मोर देन vn अपॉन vn प्लस 1, वैसे कर लो। नहीं तो डायरेक्ट थ्योरम यूज कर लो। बताओ भाई, तो क्या करना चाहिए? कि आपके पास दो सीक्वेंस है un vn, और बता रखा है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है दोनों, और बोल रहा है कि समेशन un कब कन्वर्जेंट होगी, इसके हिसाब से क्या होगा तो कन्वर्जेंट रहेगी। चलो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3। सो हाउ डू यू चेक? So if the greater series is convergent, then the lesser one should be convergent. But it is not saying greater, is it a ratio? It is a ratio, not just un less more than equal to vn, ऐसा नहीं बोला ना, it is a ratio। So that will not work। मतलब आप जो लगा रहे हो कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं उसको, है ना। So you are using comparison test, but it is not comparison test over two sequences। You have to take example which satisfy these conditions and then हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू होगा। तो एग्जांपल लो या कोई थ्योरम फिट करो। तो थ्योरम देखो, कोई ऐसा थ्योरम आपको याद आ रहा है, या तो थ्योरम फिक्स करोगे। ग्रेटर सीरीज है वो रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट है। हाँ, रेशियो टेस्ट में क्या होना चाहिए, an अपॉन an प्लस 1 अपॉन an शुड बी, So this is the reciprocal of that. यस an प्लस 1 अपॉन an शुड बी व्हाट, मोर देन,
less than लेस देन 1 फॉर कन्वर्जेंट एंड मोर देन 1 फॉर डाइवर्जेंट इक्वल टू 1 फेल्स। तो उसके लिए रेसिप्रोकल है। तो मतलब ये रेशियो ना, ये मोर देन 1 हो जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ एग्जांपल ले लो, इट्स बेटर यू टेक 2 एग्जांपल्स un vn का जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो सिंपली, और ऐसा un लो जो कन्वर्जेंट हो। अच्छा, या un कन्वर्जेंट इफ, अच्छा vn उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है, नो प्रॉब्लम, यू चूज 2 सीक्वेंसेस un vn which satisfy this condition and then उस कंडीशन बेस्ड बोल रहा है कि un कन्वर्जेंट इफ दिस हैपेंस। तो अंडर दिस कंडीशन ये एग्जांपल जो भी लोग इसको सेटिस्फाई करने चाहिए उसके हिसाब से। सर ये तो हम लोग केस ये कर सकते हैं कि इसका उल्टा ले ले un plus 1 by un less than is equals to vn plus 1 by vn। हाँ तो un समेशन ऑफ un कन्वर्जेंट है तो वो वाला टर्म मतलब un plus 1 by un less than 1 होगा। Okay. तो vn by vn plus 1 less than 1 होगा तो vn कन्वर्जेंट होगा। ओके तो वो भी कर सकते हैं, थ्योरम डायरेक्टली यूज कर रहे हो आप, है ना। सो अगर जैसे ये कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, एक मिनट, तो हम लोग अभी तो मैं 2 चीजें यूज की। सो एक तो हमने हिंट दिया था आपको पी टेस्ट वाला। तो पी टेस्ट कहता है कि सीरीज 1 by n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज मोर देन 1। ठीक, दूसरा अभी जो यूज कर रहे हैं हम लोग रेशियो टेस्ट, है ना। तो ये सब थ्योरीज ऑलरेडी जैम बैच में या सीयूईटी वाले जो रिकॉर्डेड लेक्चर में कवर्ड है, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये रेशियो टेस्ट कहता है कि कोई सीक्वेंस है आपके पास, मान लो चलो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है an + 1 अपॉन an, और इसकी जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मॉड लगा लो, ऐसे लगा लो। सो दिस क्वांटिटी इज, लेट्स से इट इज l। सो मॉड हटा सकते हो आप। सो ये क्या होता है, देन ये l है पहला, इफ l इज लेस देन 1 सीरीज an is convergent, right। फिर दूसरा if, चेक करना बाकी लोग, ठीक है, more than 1 series an is divergent, and तीसरा है कि if l is equal to 1 test fails। test fails का मतलब हो गया no conclusion, so no conclusion। ओके तो देखो, तो इसका उल्टा भी कर सकते हो। ये अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ ये क्वांटिटी का रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये मोर देन 1 हो जाएगा रेसिप्रोकल करोगे तो। ठीक है जी, देख लो। तो यहां से ये है, इसको भी बात कर सकते हो। वहां पे अगर तुम बोल रहे हो कि रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जैसे ये क्वांटिटी लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो ये मोर देन 1 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो उल्टा कर देंगे तो मोर देन 1 है, तो इसका लिमिट क्या होगा, मोर देन 1 होगा, है। तो मोर देन 1 हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अगर ये मोर देन 1 हो गया, और मोर देन 1 होने का क्या मतलब, vn कन्वर्जेंट, हाँ जो तुम कह रहे थे रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। सो un + 1 अपॉन un, vn + 1 अपॉन vn लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन 1 हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद तो काम हो जाएगा। उसका मतलब un कन्वर्जेंट इफ vn इज कन्वर्जेंट, है ना। तो अगर vn कन्वर्जेंट है तो देखो, इसका हमने रफली आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दे दिया, जैसे बताया उसने। कई अप्रोच हो सकते हैं, ये आपका अप्रोच अलग हो सकता है, दूसरे का अप्रोच अलग हो सकता है, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको सोचना है उसके हिसाब से, वही एग्जाम में काम आएगा जो आप सोचोगे, क्योंकि रट्टा मारने वाला तरीका बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। है ना, जो ट्रिक्स हुक्स होते हैं स्पेशली, तो वो कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं। अगर क्वेश्चन बदल गया तो आपको नया आइडिया लगाना पड़ेगा। तो सिंपली है कि यहाँ पे सिंपली क्या करें, रेशियो टेस्ट यूज करें। अभी समझ लो, रेशियो टेस्ट यूज कर लो कि तो रेशियो टेस्ट में रेसिप्रोकल करोगे लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर ये रेशियो लेस देन 1 हो गया रेसिप्रोकल में, देन un कन्वर्जेंट vn कन्वर्जेंट। रेशियो टेस्ट लगाओ, अगर समझ आया ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लिख के बताऊंगा। यहाँ तक समझ आया तो ट्राई करो, लेकिन सीखोगे तो ट्राई करो, टाइम दो क्वेश्चन को, ठीक है। जिनको सीखना है, यू गिव टाइम टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्विंग को टाइम दो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सीखोगे। सीक्वेंस an 5 पे कन्वर्ज कर रही है, bn 1/5 पे कन्वर्ज कर रही है, तो पूछ रहा है इसका ये तो डायरेक्ट थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, ऐसे दिख गया, डायरेक्ट थ्योरम है। इसको तुम ऐसे देख सकते हो, एक बार इसका नाम भूल गया, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये बोल रहा है कि तुमसे कि a1 जो है a1 √2 है, और ये तो गेट 2023 में एक क्वेश्चन अभी आया, जिनको याद होगा, यहाँ पे 6 था। गेट 2023 का जो पेपर है अभी, जो सॉरी 2024 का जो पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, बस 2 की जगह 6 था।
गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स में, 24 स्टैटिस्टिक्स में। देखो इसका तो इजी है ना, कैसे करोगे, A1 दे रखा है, आपसे लिमिट पूछ रहा है, तो कैसे करते हो इस तरह क्वेश्चंस आप लोग? सर एल पुट कर देंगे। यस यस, सिंपली एल पुट कर देंगे। सो एल इज इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस एल, तो एल स्क्वायर बराबर 2 प्लस एल, उससे सॉल्व कर लो। और देखो ध्यान रखना A1 रूट 2 है, तो A2 ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा, A1 A2 A3 A4 निकाल के देख लो, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो लिमिट जो होगी वो अपर बाउंड होगी, तो इससे ज्यादा ही लिमिट आनी चाहिए। तो एक इसमें सॉल्व करोगे तो एक नेगेटिव नंबर आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव वाला इग्नोर करो, पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करो इसको, l बराबर रूट 2 प्लस एल, मतलब एल स्क्वायर 2 प्लस एल, सॉल्व करके जो l की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, वो आंसर होगा आपका। ये कह रहा है if the sequence un is positive termed and monotonic decreasing sequence, तो सीक्वेंस के टर्म्स पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, then infinite series un converges if, तो बताओ वो थ्योरम है ना? अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे उल्टा है, तुम जो जानते हो समेशन un converges implies, ये कन्वर्स पूछ रहा है, तो ऐसा ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा तो डाइवर्स भी कर सकते, एग्जांपल के लिए समेशन 1/n है ना, ये है, तो ये करेक्ट नहीं है। इफ पूछ रहा है, देन नहीं, आपको ये भी समझना है क्वेश्चन में, अगर देन होता तो ये ऑप्शन ट्रू होता, ये इफ पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे इफ कौन सा ऑप्शन इंप्लाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को, ये पूछना चाह रहा है कि व्हिच ऑप्शन इंप्लाई दिस, इफ है ना, यहाँ पे ऐसा होता है इफ दिस देन पूछता, देखता कौन सा इंप्लाई, तो आपको चार में से कौन सा ऑप्शन है जो इसको इंप्लाई कर रहा है। तो पॉजिटिव टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये फिर से थ्योरम है, जैम में भी एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ, जिनको याद हो 2018 में शायद था, तो वहां पे एग्जांपल मुझे ढूंढना पड़ा था। तो समेशन un कन्वर्जेस इफ, किसको याद है? सो डी होगा, यस, ये आपको याद होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन जैम वाला जब मैं पहली बार कर रहा था मैं फंस गया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था वो गलत क्यों है, तो बाद में एग्जांपल ढूंढा था हमने, तो ये डी करेक्ट है, उसमें एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का था उसमें उस समय, तो उसमें मिला था, तो ये डी करेक्ट है इसमें, कि अगर un भी 0 पे जा रही है, n un भी 0 पे जा रही है, तो गारंटी है कि समेशन un कन्वर्ज करेगी। ये चीज है, सिर्फ अकेला ये काफी नहीं है ना, इस तरह से। जैसे अच्छा, तुम इसको एग्जांपल के थ्रू भी सोच सकते हो, 1/n मैंने कहा है, तो 1/n में ये ट्रू है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है ना, 1/n में ये भी ट्रू है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ un को 1/n ले लो, ठीक, अब देखो कौन सा फिट बैठ रहा है उस पे, तो एग्जाम्पल फॉल्स बताएगा, जैसे यहाँ पे हमने 1/n 0 पे जा रही है लेकिन समेशन 1/n कन्वर्जेंट नहीं होती, ऑप्शन गलत है पहला। 1/n into 1/n 0 पे जा रही है, यस, लेकिन समेशन 1/n कन्वर्जेंट है नहीं, तो मतलब ये गलत कह रहा है, ये ऑप्शन बी गलत है। सी 1/n, तो यहाँ देखो ये बाउंडेड आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ट्रू हो गया, ट्रू हो सकता है। और यहाँ पे un 1/n 0 पे जा रही है, अच्छा, तो ये इसका मतलब है, तो 1/n ले रहे हैं ना हम लोग, तो वो डाइवर्जेंट है, और इसके हिसाब से ट्रू नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1/n² लोगे तो फिट बैठेगा। तो एग्जांपल के थ्रू भी सोच पाओगे, फिर से सोच के देखो कि तुम्हें कुछ ऐसा एग्जाम, या 1/n² ले लो चाहो तो, उसके लिए ये ट्रू आएगा ना। तो एनीवे ये थ्योरम है, दिस इज अगेन, तुम एक दो चीज नोटिस कर सकते हो, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट याद है तो तुम कर पाओगे इजीली, नहीं तो प्रूव कर लोगे, टाइम नहीं आपके पास, 75 क्वेश्चन 105 मिनट में करने हैं। तो ठीक है, थ्योरम इसका डी ऑप्शन होगा, थ्योरम है ये, सब थ्योरम पे ही क्वेश्चन ज्यादातर है। fx है lx² प्लस mx प्लस n, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, और एक पॉइंट c है गिवन बाय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज, तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट पता ही है आप लोगों को, क्या होता है कोई बताओ? लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम f(c) is equal to f of b minus f of a by b minus a। अप्लाई कीजिए, हो जाएगा बस, ठीक है ना। मीन वैल्यू थ्योरम दो तरह का है, एक लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है। तो जो आप लोग 11th 12th में पढ़े हैं वो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में दो फंक्शंस होते हैं, f एंड g, तो वहां होता है fb minus fa upon gb minus ga बराबर f dash c upon g dash c। सो टू फंक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में एक फंक्शन है, वो f dash c बराबर fb minus fa upon b minus a, तो ये क्वाड्रेटिक है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो जस्ट अप्लाई fb minus fa upon b minus a बराबर f dash c, उससे निकल आएगा इजीली, ठीक है, करके देखो। ये ट्राई, तो उससे आ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 2 टाइम दिस देन वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें क्या करना है आपको, एक इक्वेशन दे दिया, दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर एनी रियल नंबर। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर x भी पुट कर दोगे ना तब भी ये ट्रू रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं x को 0 रख देता हूं, तो यहाँ क्या बन जाएगी लेफ्ट साइड में -6, राइट में क्या बन जाएगी अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन। तो x की एक वैल्यू कुछ रखो अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल तुम 2 रख लो, तो x की 3 डिफरेंट वैल्यू अपनी मर्जी से चूज करो, कोई भी तुम्हारा 3 फेवरेट नंबर हो, 1 -1 0 रख सकते हो, कोई भी 3 सुटेबल के लिए ध्यान रखता 0 हो जाए तो 2 रख के देख लो। अगर 2 रख दिया तुमने तो यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा, गामा की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, x को 2 रख दिया तो यू पुट एनी रियल नंबर x, ये होल्ड करेगा हमेशा। तो उससे आपको अल्फा बीटा गामा चाहिए तो 3 वैल्यू चूज करो और थोड़े स्मार्टली चूज करो ताकि इजीली आंसर आ जाए। जैसे 2 रखोगे तो गामा मिल जाएगा, फिर गामा आ गया तो उसके हिसाब से शिफ्ट कर लो, तो फिर वही x को 2 0 1 रख लो, 3 इक्वेशन बन जाएंगे, तीनों को सॉल्व कर लो तो आ जाएगा इससे आंसर। तो सही जी एक्चुअली ये लेंथ हो जाएगा ना फिजिक्स का। अच्छा, तो वैसे कोएफिशिएंट, हाँ ओवर अप्रोच है, कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी 3 इक्वेशन बनेंगे। आप इसको खोलोगे फिर तो खोलोगे तो लंबा नहीं होगा, आसान होगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे x को 2 रखा आपने ना, तो इधर 0 हो गई सारे टर्म, क्या बचेगा सिर्फ गामा बचेगा और उधर एक नंबर बचेगा, तो गामा आ गया आपके पास, गामा रख दो। अब बचा 2 अननोन अल्फा एंड बीटा, सो 2 इक्वेशंस 2 अननोन बचेंगे। फॉर एग्जांपल आएगा अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 5, इस तरह के 2 इक्वेशंस के 2 वेरिएबल आएंगे, तो अल्फा बीटा सॉल्व नहीं कर देंगे। दूसरा तरीका है कि ओके ओपन करो फिर कंपेयर करो, वो लंबा है। डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर लो दोनों तरफ देन पुट करो, ये भी एक तरीका है। डायरेक्ट नहीं करना, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर लो तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद लीनियर लीनियर फिर कंपेयर कर लो तो भी चलेगा। ओके ये कह रहा है कि तो ये सब जहां वालों ने खूब किया है, लेकिन यहाँ ध्यान में थोड़ा लगा, ये r² से r में एक फंक्शन है, ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, बोल रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ताकि कॉन्टिन्यूअस है। तो सिंपली आपको क्या कह रहा है ये, अब कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन सबको पता है कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो लिमिट निकाल लो 0 0 पे, इसका लिमिट निकालोगे, यहाँ देखो रूट यहीं तक है, तो इसका सिंपली रेशनलाइज कर लो, मतलब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इजीली आंसर आ जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 0 0। देखो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - x + 1 = 0 दैट लाई बिटवीन 0 and 1 इज, कितने नंबर्स हैं 0 1 के बीच में जो इसमें लाई करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में आपने किए होंगे। देखिए अब इसका एक अप्रोच ये है, आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हो, है ना। तो या रफली ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकते हो, रफली ग्राफ बनाओगे तब भी दिख जाएगा, नहीं तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देख लो कुछ नंबर के बीच में, है ना, उस तरह सोच सकते हो। ग्राफ रफली बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। f' निकालो, 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, रफली ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो रफली ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो उससे दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, 0 1 के बीच बात। तो रफली यू ड्रॉ ग्राफ, f' निकालो, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा देख लो, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, वो देख के रफली स्केच हो जाएगा, फिर मिल जाएगा। तुम ट्राई करके आओ, नहीं तो मुझे बताना, मैं कर सॉल्व करके दिखाऊंगा। पैराबोला हो जाएगा ना, अदरवाइज ये ऐसे कर सकते हो, क्यूब है ना, तो राइट साइड में पैराबोला है, यस। लेकिन देखना पॉइंट कहाँ पे ये 0 हो रहा है, 1 रखने पे 1 हो जा रहा है, ओके, 0 रखने पे भी 1 है, तो 1 और 0 पे दोनों वैल्यू 1 है इसकी, थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है ना, क्योंकि ये -x + 1 है। ठीक है, रफली ड्रॉ करो, पैराबोला टाइप का ही होगा एक साइड में, क्योंकि x³ का ही जनरली होगा, लेकिन थोड़ा सा x से इफेक्ट पड़ेगा। सो ड्रॉ रफली ग्राफ एंड देन सी। ये लिमिट का क्वेश्चन है, t टेंड्स टू 0, तो सिंपली आप अभी t को 0 पुट करोगे, 0/0 आएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करो, आ जाएगा एल हॉस्पिटल से। इधर आपके पास है एक रीजन a दे रखा है और x + y + z लेस देन इक्वल टू 1, तो x + y + z लेस देन इक्वल टू 1, तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है हालांकि, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ x लिखा हुआ है तो x की लिमिट यहाँ से निकाल लो, तो x 0 से स्टार्ट है और 1 माइनस, तो 0 से 1 - y - z हो गया। अब x की लिमिट लिख दिया तो x को इग्नोर करो यहाँ पे,
तो x को 0 पुट कर दो तो बचेगा y प्लस जेड लेस देन 1, फिर y की लिमिट होगी 0 टू z, फिर z को भी इग्नोर करो तो फिर बाद में यहाँ z है 0 टू 1, ठीक है ना। तो x की लिमिट 0 से 1 माइनस वाई माइनस जेड, y की लिमिट 0 टू 1 माइनस जेड, z की लिमिट 0 टू 1, इंटीग्रेट कर लो सिंपली। ये कह रहा है वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स दिस अबाउट x एक्सिस, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आपको पता होगा। बताओ वॉल्यूम रिवॉल्व्ड अबाउट x एक्सिस, तो x एक्सिस के अबाउट किसी कर्व को आप रिवॉल्व कर रहे हो, ये आपका इलिप्स है ना। तो मान लो ये इलिप्स है जिसको आपने x के अबाउट रिवॉल्व किया, तो ये आपका रेडियस y है। तो वॉल्यूम क्या का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, A to B pi y square dx। हाँ जो भी रीजन होगा ना, सो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, जो भी रीजन है देख लो क्या रीजन है इसका, तो वहां से वहां तक, तो ये फॉर्मूला है आपका। अब जो रीजन जितना कवर्ड है तो उसको रिवॉल्व कराना है तो 3D बनेगा। अभी आपको 2D दिख रहा होगा, ये घूमेगा तो 3D शेप बनेगा, तो वॉल्यूम आपको, ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं, इससे आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट जो है ये कह रहा है n कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, और डेल्टा n, तो पहले मैथ्स का सारे क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस में जैसे है वैसे उसी अकॉर्डिंग होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये मैथ्स से क्वेश्चन चल रहा है। सो डेल्टा n दे रखा है 0 टू n, you choose n and n minus you choose n minus n, तो पूछ रहा है कि देन वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखो फिर से इसमें थ्योरेटिकली नहीं जाना है, अपनी मर्जी से कोई स्मॉल n कोई कैपिटल n चूज कर लो, उसके हिसाब से आंसर निकाल लो, जैसे है ना। तो अब कैपिटल जैसे आंसर उसी के टर्म में है, तो मैं n को 2 रख देता हूँ एग्जांपल के लिए, कैपिटल n को, तो कैपिटल n को 2 रख दो आप, तो यहाँ से du उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, समझ आया ना, वैसे पुट कर लो, स्मॉल n भी को चूज कर लो आप चाहो तो। सो अपनी मर्जी से कुछ स्मॉल n कुछ कैपिटल n चूज कर लो, और स्मॉल n कैपिटल उसके हिसाब से डेल्टा n का आंसर आ जाएगा ना। सपोज आई चूज कैपिटल n इज इक्वल टू 2, स्मॉल n बराबर 1 एग्जांपल के लिए, तो उसके लिए डेल्टा n आ जाएगी, उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी, फिर वही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे किसके इक्वल आ रहा है, तो इनमें से किसी एक के इक्वल आएगा, जिसके इक्वल है, मान लो n को मैंने 2 रखा कैपिटल n को, तो यहाँ 2 आएगा तो ये आंसर होगा, 4 आएगा तो ये आंसर होगा, 1/2 आपका आएगा तो ये आंसर होगा। तो जैसे जनरल क्वेश्चन कोई भी हो, डोंट सॉल्व जनरल, एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि हम सब्जेक्टिव प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, तो हमें कोई पर्टिकुलर कैपिटल n फिक्स करके कैपिटल n 2 रखो, स्मॉल n 1 रखो, सॉल्व करके देखो क्या होता है, उसके हिसाब से मैच कर लो। ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व फ्रॉम, ओके एक कर्व दे रखा है, दिस टू इज a प्लस b log 2, सिंपल इसका भी फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, ये फंक्शन दे रखा है, बताइए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ y इज इक्वल टू fx x फ्रॉम a टू xb, बताओ जी, ये भी जान में था ऑलरेडी जी, तो ये 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx, ये कर लो, तो इससे आज ये फॉर्मूला है, इसको लगाना है। तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जैसे जैम वाले बहुत कैलकुलेशन करवाते हैं ना, क्योंकि उनका क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन होता है, यहाँ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, डेफिनेशन थ्योरम या फॉर्मूला, ये तो अभी डिस्कस किया था हमने, दोबारा आ गया। अच्छा ये दूसरी चीज पूछ रहा है वैसे क्वेश्चन, इफ कैपिटल N इज एनी ऑड पॉजिटिव नंबर, कह रहा है एनी ऑड पॉजिटिव नंबर, तो मैं 3 रख लूंगा अपनी मर्जी से, है ना, ये कह रहा है ना n कोई भी ऑड ले लो तुम, तो मैं कैपिटल N को 3 रख दूंगा, 3 रख दूंगा इसमें, फिर इसको सॉल्व करूंगा, है ना, उस हिसाब से। अच्छा स्मॉल n पे यहाँ समेशन चल रहा है, तो स्मॉल n फिक्स नहीं कर सकते हम, ओके कैपिटल N ही फिक्स करना है, स्मॉल n फिक्स नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि समेशन का स्मॉल n पे चल रहा है, तो वहां भी अगर समेशन था स्मॉल n पे, देन वी कैन नॉट फिक्स स्मॉल n, कैपिटल N फिक्स करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, समझ आया ना, कैपिटल N को 3 रखो एंड देन पुट करके आप देखो क्या आता है, सिमिलर क्वेश्चन है। अब आ गया लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी आपको पता होगा, डायगोनल पे सारे जीरो होते हैं, तो ए को जीरो होना पड़ेगा, एफ को जीरो होना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, जैसे ये -1 है तो सी को 1 होना पड़ेगा, ये बी है ये डी है तो बी बराबर -d होगा, इधर ई है 5 है तो ई को -5 होना पड़ेगा, और एफ तो 0 है ही। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से देख लो। अब यहाँ बस पुट कर लो वैल्यू, जो जो रिलेशन आई है स्क्यू सिमेट्रिक है, जो जो रिलेशन आई वो पुट कर लो, आ जाएगा। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का दूसरा नाम क्या है? आइगन वैल्यू। सो यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो पहले आपको आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिख के फिर आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं रूट्स। तो आइगन वैल्यू फाइंड करना है सम ऑफ रेसिप्रोकल, फॉर एग्जांपल λ1 λ2 λ3 आर 3 आइगन वैल्यूज। तो बोल रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 आपको कैलकुलेट करना है। सर सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस होता है ना? यस यस, लेकिन रेसिप्रोकल से। ओ तो यू कैन यूज दैट फार्मूला। हां यस, तो मतलब इस वाले मैट्रिक्स का डायरेक्ट ट्रेस निकाल लेंगे। ट्रेस निकाल लेंगे और पहले एलसीएम ले लो, 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3। एलसीएम लोगे तो ऐसा बनेगा λ1 λ2 λ3 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर इज डिटरमिनेंट एक्चुअली 6/8 हो जाएगा। हाँ, और वहां पे λ1 λ2 प्लस λ2 λ3 प्लस इस तरह से सो उससे भी आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, फिर सम ऑफ रूट्स टू टेकन टू एट अ टाइम देन प्रोडक्ट। वो जो फॉर्मूला होता है -b/a -c/a तो क्वाड्रेटिक में होता है, क्यूबिक में ऐसा ही होता है कि -b/a c/a क्या फॉर्मूला जो क्यूबिक में जो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला वो लगा लो, ax² प्लस bx प्लस bx ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो आपको लगाना है। ट्राई करो, कोई ट्राई करो, और भी तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये तो कर लिया हमने। ये देखो ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है, दिस aq इज इक्वल टू अल्फा a² प्लस बीटा a प्लस गामा a गामा i। तो पूछ रहा है ये क्या होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसे आती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और फिर वो कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाओ, हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता सर्च करो क्या होता है, बुक में देखो। कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो, पुट कर लो, उससे आ जाएगा, कंपेयर कर लो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करना है यहाँ पे, तो उससे आ जाएगा। अच्छा ये पूछ रही थी आई थिंक रिया की कितना मार्क्स सेफ रहेगा। वो मेरे पास है डेटा, पिछले साल के बच्चे हैं तो उसका मैं देख के बता दूंगा ना, वो है हमारे पास कि किसका कितने पे एडमिशन हुआ था, या पूछ के ना। सीवीटी का सर? यस यस यस, जो एडमिशन पिछले साल जो बच्चे डीयू गए बीएचयू गए तो किस मार्क्स पे। इस साल तो कम ही होगा क्योंकि वो 25 क्वेश्चन तो हाँ हट गए। तो पहले 25 क्वेश्चन भी थे उस समय आपके, हाँ उसमें तो टोटल 100 क्वेश्चन था और 2 आवर्स थे। अब आपके पास 75 क्वेश्चन है एंड देन 1 आवर 5 मिनट्स हैं एंड देन उस समय 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। और आपका कितने मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें से 25 4 से कितना 300 का होगा अब आपके पास। तो आपके 300 मार्क्स के होंगे तो उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा ना। पिछले साल तो क्योंकि वो भी इंक्लूड हुआ था, आउट ऑफ 400 ये कट ऑफ था जो है ना। तो इसमें जो है एक्चुअली जनरल, देखो बीएचयू में जो एडमिशन हुआ था पिछले साल, जनरल 152 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस 140 मार्क्स पे, ओबीसी 119 मार्क्स पे, एससी 67 मार्क्स पे, एसटी 94 मार्क्स पे। ये आउट ऑफ 400 मार्क्स बता रहा हूं, ठीक है कट ऑफ। हाँ जनरल 152 आउट ऑफ 400 ये कट ऑफ है, मतलब लास्ट बच्चा जो था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ था जनरल 156, ईडब्ल्यूएस 150, ओबीसी हाँ बीएचयू के लिए हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ बीएचयू यस, ईडब्ल्यूएस 150, ओबीसी 132, एससी 102, एसटी 110। बिकॉज डूइंग अब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि आप
एक क्वेश्चन पढ़ने में आपको लग जाएंगे आधे मिनट, फिर सॉल्व करने, तो पूरा बच्चा कर भी नहीं पाता ना। ये है, तो ये इट इज द कट ऑफ DU BHU का 150 था, मतलब 152 BHU का, 156 दिल्ली यूनिवर्सिटी का जनरल के लिए, आउट ऑफ 400। देख लो। ठीक है ना। इसकी एक वजह ये भी है कि जो बहुत मतलब ज्यादातर बच्चे जैम में एडमिशन ले लेंगे, तो जो बचते हैं बच्चे वही उधर एडमिशन लेंगे ना। ये चीज है, बहुत सारे बच्चे री अटेम्प्ट जैम करेंगे अभी, जिनका CUET हो जाएगा फिर भी एडमिशन नहीं लेंगे। तो CUET एग्जाम देते हैं सारे बच्चे, लेकिन बहुतों का जैम में अभी अच्छे रैंक आ जाएंगे, तो वो वहाँ एडमिशन लेगा ही नहीं। एग्जाम तो देगा ही लेकिन एडमिशन नहीं लेगा। फिर वो बच्चे जो अटेम्प्ट दोबारा जैम पे प्रेशर करना चाहते हैं ड्रॉप लेके, तो उनका हो भी जाता है, वो भी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कट ऑफ कम जा रहा है ना, ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, तो हम लोग अभी 50 तक आज करेंगे, मतलब 25 स्टार्ट के 44 है ना, 50 तक करके आज स्टॉप करूंगा, अगले क्लास में आगे करेंगे। तो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, मतलब आइगन वैल्यू का सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर। तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना, या फिर आइगन वैल्यू प्रॉपर निकालो, नहीं तो फॉर्मूला यूज करो। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ अच्छा, ये तो बहुत इजी है, 1 1 1 हो गया ना। ओके, तो 1 1 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बस 3 आंसर है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था फिर तो, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स देखा नहीं मैंने, तो देख बस ऐसे हो गया कि आइगन वैल्यू जो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर आइगन वैल्यूज एक्चुअली, उससे आ जाएगा। चलो, तो ये तो इजी था इस तरह से, इसलिए सारे क्वेश्चन देखने जरूरी है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो, जैसे इस तरह क्वेश्चन कुछ करना थोड़ी था, पढ़ा और हो गया। अब जो बच्चा मान लो पढ़ा ही नहीं, मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिए, मान लो पहले तुम्हारे पास 75 क्वेश्चन है जैम में, सॉरी अब CUET में, अब तुम क्या हुआ 40 तक या 50 तक पहुंचे, 50 क्वेश्चन तक, एंड देन अगले 25 तुमने क्वेश्चन देखा ही नहीं क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन उसमें हो सकता है ऐसे थे जिसमें कुछ करना नहीं था, डेफिनेशन पे था या थ्योरम्स थे, या डायरेक्ट देख के ही टिक कर सकते थे। तो इसलिए जरूरी है कि पहले एक बार सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट, रीड ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन, एंड देन जो भी क्विकली हो रहा है क्विकली करते जाओ, जिसमें टाइम लगेगा यू कम इन द सेकंड राउंड, उसके बाद सॉल्व करो उसमें, क्योंकि ऐसा ना टाइम खत्म हो जाए और फिर क्वेश्चन ज्यादा बच जाए, है ना। ऐसे अभी बच्चे कह रहे थे मैनेज नहीं हुआ, पहले 1 घंटे में बहुत ज्यादा, पहले मतलब 30 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिए 2 घंटे, फिर बाकी टाइम ही नहीं बचा, ऐसे बच्चे भी हैं। तो इस तरह से होता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए सपोज A is a square matrix of order 4 and determinant A is 6, तो पूछ रहा है 2 टाइम adjoint of 3 टाइम adjoint of 4 है। तो सिंपल इसमें दो आपको you have to use 2 theorems। एक तो ये है कि if A is n cross n मैट्रिक्स, तो एक तो ये यूज करना है एंड दूसरा ये यूज करना है। बताइए जी क्या फॉर्मूला होता है? इफ A is n cross n मैट्रिक्स, determinant of KA, K raised to n into determinant of n. yes, and what is determinant of adjoint A? Determinant of A square minus ठीक है ना। so just you have to use this repeatedly, यही चीज उसमें repeatedly यूज होगा, बार बार एक एक करके डिटर्मिनेंट शिफ्ट करते जाओ, ठीक है ना। जैसे यहाँ 2 को बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये बाहर आ गया। एडजॉइंट को हटाओगे तो फिर पावर में -1, वैसे करके हटाते चल जाओ। तो रिपीटेडली यूज करना है इसको, और उससे इस फॉर्म में आ जाएगी तो आंसर मैच कर जाएगा, फिर कोएफिशिएंट को मैच कर लो। बोल रहा है कि वेयर लैम्डा इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो लैम्डा 6 का मल्टीपल नहीं है, तो बताओ A क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब फैक्टराइज करो और लैम्डा में 6 फैक्टर नहीं रहने चाहिए, सारे 6 फैक्टर इधर करके 6 की पावर क्या बन रही है वो बताओ। ये कह रहा है कि phi(x) एक फंक्शन है x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप लोग जब नया होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने के 3 मेथड है जो आपने क्लास 12 में पढ़े, वही है। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़े होंगे, टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन, वही यहाँ है। इवन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 12 NCERT। अब NCERT का बुक खोलो डिफरेंशियल इक्वेशन का, जाओ देखो क्लास 12 के NCERT में क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार क्लास 12 का रिवाइज करके आओ, वहां पे आपने देखा होगा 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में 3 तरह का है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड या होमोजेनियस या लीनियर। तो ये वेरिएबल सेपरेबल है ना। क्या करना है, इसको इधर ले जाओ,
dy के साथ y वाले टर्म ले आओ, dx के साथ x वाले टर्म्स ले आओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इजीली हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है इसमें, और ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्लास 12th में भी है। तो जस्ट एक बार क्लास 12th का जो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है जस्ट उसको रिवाइज कर लो। क्या करना है, जाके एक बार सारे एग्जांपल सॉल्व कर लो खुद से, और अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो मतलब तुम्हें टॉपिक ठीक आता है, नहीं है तो सीखो फिर, एंड देन वो कर दोगे तो यहाँ के ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे सीयूटी वाले। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जो आपके क्लास 12th में था। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, या तो सॉल्व कर लो या फिर एक काम कर सकते हो, पूछा क्या है इसने कि सॉल्यूशन क्या होगा, या तो सॉल्व करके देख लो या फिर ऐसे करके तो सॉल्व कर लो, बाद में दिख जाएगा। इजी हालांकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ एक्स वाई अलग अलग करके। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन CF पूछ रहा है, तो ये क्लास 12th में नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़े होंगे। यहाँ भी इजी है कि क्वाड्रेटिक बनाना है, m² + 3m + 2 = 0। अब उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो तो उससे m की 2 वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को थ्योरी पता है, पहले थ्योरी जानना पड़ेगा, तो मुझे लगा पहले थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा इसका मुझे, है ना, तो मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, पर ट्राई करके आओ तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ा दूंगा फिर हो जाएगा। ये है सो आप जस्ट ये देख लो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आप देख के आ सकते हो थोड़े से खुद से यूट्यूब से या बुक से या कहीं से लेक्चर से, है ना, सम देख के कि हाउ टू सॉल्व सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे इजीली हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत इजी है, देखो सॉल्व करोगे m² + 3m + 2, तो ये हो गया m + 1 × m + 2, फैक्टर ये है ना, तो m = -1 और -2, सॉल्यूशन ये आएंगे m = -1 -2, तो -1 -2 कहाँ है, -1 + 2 है, -1 -2, B इज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे ही हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है C1e⁻m1x + C2e⁻m2x, और ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ से बन रहा है उसके सॉल्यूशंस क्या है उससे आ जाएगा, ये भी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन दिस इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेम जो क्वेश्चन था यही है। इसको इस साइड भेजो, dy के साथ y के टर्म लाओ, dx के साथ x के टर्म्स लाओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सब एक लाइन का है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। The value of delta so that the differential equation this will become exact। अब आपको ये जानना होगा what is the definition of exact differential equation। तो exact differential equation का definition ये है कि derivative of this with respect to y, ये थ्योरम है, हालांकि इसका इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब थ्योरम यूज करना है। तो यहाँ आपको 2-3 चीजें अभी मुझे बताना पड़ेगा, अगर इनको नहीं पता आप लोगों को तो वीडियो में देख सकते हो या मैं क्लास में करवा दूंगा कल। तो उसमें है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, और तीसरा यहाँ पे आया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो अभी जो 3 क्वेश्चन आए ये 3 कॉन्सेप्ट पे, 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। सो ये मुझे सिखाना पड़ेगा, या तो आप लोगों को आता होगा या आपको कोशिश करो सीखने का समवेयर से, नहीं आता तो फिर मुझसे डिस्कस करो, मैं क्लास में करवा दूंगा। ये है, ठीक है ना। तो बस आपको एग्जैक्ट का डेफिनेशन लगाना है यहाँ पे और उससे हो जाएगा। अब ये कैपिटल D का मतलब है d/dx, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, तो d/dx। तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, ये सिंपल है, तो 1/d+1 इसको ऑपरेट करना पड़ेगा आपको, एंड देन तो ये आपको सिखाना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व, है ना। तो ये जस्ट ऑपरेट करना है, d+1 ऑपरेट करना है। तो एक काम करते हो इसको ना, तुम d-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा d² - 1, डिनोमिनेटर में, अच्छा ऊपर आ जाएगा d-1, एंड देन उससे कर सकते हो। तो इसका एक तरीका है सॉल्व करने का, वो तुम्हें ट्रिक सीखना पड़ेगा, वैसे लेंदी होगा। सो इसमें ट्रिक है कि हाउ टू सॉल्व, इसमें जो अभी वहां पूछा ना CF पूछा था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है प्रिंसिपल इंटीग्रल PI, जिन लोगों को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन, CF + PI मिलके फुल सॉल्यूशन देता है किसी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। होमोजेनियस के पास सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज अ सॉल्यूशन होता है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसके CF + PI होगा। तो जब PI निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं उसको हम लोग, तो उसमें ये यूज होता है। तो ये मुझे सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो ये चीज है। चलो, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गया। तो आपने ये देखा, अभी क्या नोटिस किया, जो 2023 CUET का पेपर है, पहले 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड है जो आपको नहीं करने हैं क्योंकि इस बार एप्टीट्यूड हट गया है। अगले 25 क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए वो मैथमेटिक्स पोर्शन के थे, उसमें सीक्वेंस सीरीज भी था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी, लीनियर अलजेब्रा भी, है ना, ये सब थे।
अब यहां से देखेंगे ये 51 क्वेश्चन जो है ये प्रोबेबिलिटी यहां से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब 51 से लेके 100 तक तो आपने मतलब आपके एग्जाम में जो 75 क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्शन का होगा एंड 50 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का होगा। तो यहां से हम कल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये पहले 25 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए, मतलब इस पेपर में 26 से 50 तक डिस्कस किया, क्योंकि पहला 25 छोड़ दें, ये आप ट्राई करके आओ, थोड़े बहुत सीख के आओ, जो चीजें समझ ना आए एक पेज पे लिख लेना कि ये सर से पूछना है, क्योंकि दिमाग में सारी चीजें नहीं रहती है, दिमाग में ज्यादा बोझ नहीं डालना है। डायरी लोग इसलिए कहते हैं कि जर्नल बनाओ, डायरी बनाओ, ताकि दिमाग पे बोझ कम रहेगा। तो एक जैसे जब भी कुछ पढ़ रहे हो तुम्हें कुछ डाउट हो जाए वो लिख लो एक पेज पे, अलग से एक पेज या डायरी पे कि क्लास में मुझे ये पूछना है, एंड देन वन बाय वन यू डिस्कस विद मी। तो आप ये ट्राई करके आओ 25 क्वेश्चन, इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो इन क्वेश्चंस में आप मेरे से डिस्कस करो कल। थ्योरी जो रह गई, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता होगा, तो वो मैं करवा दूंगा थ्योरी पहले, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। बट यू मेक एफर्ट्स, तुम्हारे एफर्ट्स मतलब ज्यादा हेल्प करेगा देन कोई डायरेक्ट तुम्हें बना बनाया बता दे। तो थोड़े खुद से हाथ पैर मार के सीखोगे तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा, उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। तो थोड़े बहुत सीख के आओ, फिर जो रह जाता है बाकी मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा। तो कल मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी करवाऊंगा। मतलब कल का प्लान क्या है, अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे 25 से, कल मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी जो 3-4 क्वेश्चन मिले हैं उसको सॉल्व करने से पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस। बाकी जो डाउट्स आपके रह जाएंगे 25 क्वेश्चन के वो करेंगे कल, ठीक है। तो अभी के लिए क्लियर है? बाकी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, वरना आज ही स्टॉप करते हैं। तो आपके होमवर्क में मतलब समझ आ गया ना होमवर्क क्या है, ये 25 क्वेश्चन करके आने, ये नहीं करना नहीं करना, आप आगे भी कर सकते हो, मुझे कोई नुकसान आपका थोड़ी है। 51 से 100 तक भी करके आओ, मुझे कोई लॉस, लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर करके आओ कि जो मैथमेटिक्स जो मैंने डिस्कस किए वो तो करके ही आओ। आगे भी कर सकते हो आप, करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल डाउट डिस्कस करूंगा और डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। चलिए तो अभी मुझे लगता है ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज गुड नाइट।